सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो वेलकम टू दी मेहराज मास्टरी क्लासेस आफ्टर मैनी डेज। आई नो कि लेक्चर बहुत ज़्यादा डिले हो गया। अगर आप देखोगे तो प्रियम्बल एक ही पेज का प्रियम्बल है और लक्ष्मीकांत जी की बुक से आप देखोगे तो 3 से 4 पेजेस का ये टॉपिक होगा। बट जब आप इसको पढ़ोगे, इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये इतना टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो शायद इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका जो प्रियम्बल है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है और इसको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कहा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है। ओके, तो इसके जो आइडियल है, इसका विज़न है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये इसका आइडियल रखा है, तो शायद इसी वजह से ही इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सो जब मैं इस लेक्चर को पढ़ रही थी ना, आई मीन कि आपके लिए लेक्चर तैयार कर रही थी, तो मैंने क्या देखा कि प्रियम्बल तो एक पेज का है, बट इसके जो वर्ड्स हैं ना, की वर्ड्स हैं, इतना एक वर्ड का इतनी डेफिनेशंस, इतनी एक्सप्लोरेशन, इतनी टर्म्स रेलेवेंट टू टॉपिक, आर्टिकल्स, तो सबको पढ़ते पढ़ते लिटरली मुझे ये लेक्चर बनाने में 3 दिन लग गए हैं। लेक्चर बनाना होता तो मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देती, ये ऐसे प्रेम्बल है, ये यहाँ पर बोला है द पीपल ऑफ द इंडिया, तो ऐसे ऐसे आपको मैं बता देती। बट नहीं, जो एक टीचर होता है ना, वो टीचर क्या होता है कि उसको पता होता है कि जब वो टीच करेगा तो बच्चे क्या डाउट लेके आएंगे, तो वो वैसे ही पढ़ता है और वैसे ही उसको समझता है कि डाउट आने से पहले बच्चों के माइंड में डाउट को क्लियर किया जा सके। तो वही अप्रोच मैं भी लेके चल रही थी कि मैं आपको इस लेक्चर को समझाऊं, बट मैं सारे के सारे एस्पेक्ट भी कवर करूं कि आपके मन में कोई डाउट आए ही ना। तो इसीलिए मुझे लिटरली 3 दिन लग गए इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, और 3 दिन क्यों लगे ये आपको आगे चल के भी पता चल जाएगा कि इतना वास्ट है ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल, ऐसा हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 1946 में हुई थी। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में ही बनी थी। उसके बाद 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था। 1915 में हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आ गया था। उसके बाद ये भी पता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपने पिछले लेक्चर में कवर की होंगी, आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर किसी ने भी ये लेक्चर जो पिछले लेक्चर हैं वो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से सारे के सारे कनेक्शन में लेक्चर समझ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ प्रियम्बल। प्रियम्बल बेसिकली होता क्या है? तो प्रियम्बल एक लैटिन वर्ड है, ये भी याद रखना है आपने। प्री का मतलब होता है बिफोर और एम्बल का मतलब होता है, यहाँ पर एम्बुलम बोला गया है तो इसका मतलब होता है टू वॉक। तो प्रियम्बल का मीनिंग क्या निकलता है? ए वॉक बिफोर, चलने से पहले। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो, उस बुक को आप अच्छे से तभी समझ सकते हो जब उसका कंटेंट देखते हो कि पहला चैप्टर है, उस चैप्टर के पेजेस कहाँ से कहाँ तक है, तो आप इसमें समझ सकते हो। और एक प्रीफेस भी दिया जाता है सबसे पहले बुक्स में कि आप इस बुक में क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो वैसे ही हमारा प्रियम्बल होता है जिसमें ये बताया जाता है कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट में, फिलहाल तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसका पर्पस बताता है और इसकी फिलॉसफी को बताता है।
ठीक है, कि इसके अंडर किस तरह की बातें लिखी गई हैं। और प्रेम्बल को एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोर वैल्यूज देता है फिलॉसफी की, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब आपको प्रेम्बल में देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्ट करता है विजन और आइडिया को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। एक गाइडिंग लाइट रखता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। ओके, देन प्रियम्बल को कहा गया है कि ये इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बुक कोई भी हो उसका एक प्रीफेस होता है जिसमें बताया जाता है कि आप इस चैप्टर इस बुक में क्या पढ़ोगे। ठीक है, वैसे ही हमारा प्रियम्बल एक प्रीफेस इंट्रोडक्शन होता है। और उसके बाद हम बात करें तो ये भी बोला जाता है कि प्रेम्बल समरी है और एसेंस बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि आप ऐसे समझो कि एक चैप्टर हमने रीड किया, ठीक है, उस चैप्टर को आपने रीड किया और लास्ट में उसकी समरी दी जाती है। समरी दी जाती है, क्यों दी जाती है? कि आप इन शॉर्ट समझ सको कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है। तो वही ये बात बताई गई है कि प्रेम्बल भी ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ये उसका शॉर्ट वर्जन है। और यहाँ पर N.A. पलखीवाला ने ये बोला है कि प्रेम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में हम आइडेंटिटी कार्ड पहन के रहते हैं कि ये हमारी क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का हूँ, और मेरे फादर का नाम ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है। तो वैसे ही N.A. पलखीवाला ने ये बोला कि प्रेम्बल जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके बेस पर है? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, उसके बिहाफ पर बनाया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल प्रेम्बल की। देखिए, लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं प्रेम्बल में से ही, क्योंकि इसका एक एक वर्ड बहुत, यानी कि कीवर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो प्लीज़ किसी भी अपने आप आसपास डिस्टरबेंस को दूर रखो। डिस्टरबेंस में रहने के बाद आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को सुनो तो अच्छे से डिस्टरबेंस फ्री एरिया में बैठ के सुनो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेम्बल में क्या लिखा था? ओरिजिनल प्रेम्बल में आप बात करेंगे तो सबसे पहले बोला गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ये सोलमनली रिजॉल्व करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, और ये चीज़ें सभी सिटीजन को मिलेगी इंडिया के। जस्टिस मिलेगी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी होगी थॉट, लिबर्टी होती है, वैसे हम इसको कीवर्ड को मैं आगे ट्रांसलेट करूंगी, आप पहले इसको समझ लीजिए। लिबर्टी हो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी होगी स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, प्रमोट अमंग देम ऑल। फटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी ऑफ द नेशन। और यहाँ बोला गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन सौंपते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल प्रेम्बल है। ठीक है, अब इसमें 3 वर्ड और ऐड किए जाएंगे। वो 3 वर्ड कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इन वर्ड को कब ऐड किया गया था? ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इंदिरा, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको ऐड ऑन किया गया। तो अब हम कैसे पढ़ते हैं इसको? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम? फटर्निटी शोरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल,
यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट करके इनको एड ऑन किया गया था। ओके, तो अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल। अभी मैं आपको ना प्रियम्बल भी बता देती हूँ, जो अभी प्रेजेंट प्रियम्बल है। ये देखिए, Constitution of the India Preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens, justice, social, economic, political, liberty होगी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी होगी स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और प्रमोट करेंगे सब में। फ्रेटर्निटी श्योर करेगी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आई होप आपने इस चीज़ को अच्छी से समझ लिया होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल। अब आप सोचो कि व्हाट इज इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट तो हमने सुना था कि एक डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं वो होते हैं। तो जी हाँ, प्रियम्बल भी बना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ। जो एलिमेंट्स, जो कीवर्ड्स आपने पढ़े हैं ना, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो क्या है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सेकेंड इंग्रेडिएंट है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 इंग्रेडिएंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के। तो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आया आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स क्या है आपके प्रियम्बल का? तो सोर्स, सबसे पहली लाइन ही बोली जाती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स कौन है? भारत के लोग। ये डिक्लेयर करता है कि सारे के सारे लोग सोविनिटी अचीव करें, ठीक है, सोविनिटी में रहें। इस्टेब्लिश करें पॉपुलर सोविनिटी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इनेक्ट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है लोगों के द्वारा ही। रिफ्लेक्ट करता है आइडिया को, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। इसके बाद नेचर इंडियन स्टेट को भी ये बताता है कि किस टाइप की इंडियन स्टेट है, ठीक है, उसके आइडियल क्या है, उसके करैक्टर्स क्या हैं। ये बताता है कि इंडिया सोवेरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन पॉलिटिक को डिक्लेयर करता है। इसके पास पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स भी हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जनरली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है गोल्स, कि गोल्स क्या हैं, ठीक है। तो गोल्स क्या है इसके? जस्टिस, लिबर्टी, उसके बाद इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो क्या है? जस्टिस, हमने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करवानी है। सोशल यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी के साथ, कास्ट, क्रीड और जेंडर को लेकर। इकोनॉमिक की बात करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, फेयर वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉलिटिकल की बात करें तो सबको इक्वल एक्सेस देना है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, यानी कि वोटिंग, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जाती है। 18 साल के बच्चे, जो 18 साल के ऊपर नागरिक हैं, उनको वोटिंग का अधिकार है, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, वुमेन हो, मैन हो, सबको अधिकार है कि वो वोट कर सकता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इंश्योर करवाना है कि सभी की सभी को अपनी विल और एक्सप्रेशन की फ्रीडम हो, और अलाइन करना है फंडामेंटल राइट के साथ, आर्टिकल 19 के साथ। ओके, कि सबको सोचने का, कहने का, विश्वास करने का हक है, लिबर्टी है, फ्रीडम है। इक्वालिटी हो स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, सब जो हैं वो लॉ के अंडर आते हैं, मीन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में। फ्रेटर्निटी मीन्स कि ब्रदरहुड, सभी सिटीजन जो है भाईचारे की भावना से रहेंगे।
इसका जो फ्रेटर्निटी है, इसका गोल क्या है? इसका है कि इमोशनल यूनिटी प्रोवाइड करवानी, इंटीग्रिटी बना के रखनी, देश की डिग्निटी रखनी, सभी को मान सम्मान देना, इंश्योर करना कि देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी बनी रहे। सोशलिस्ट का मतलब कि हमने एम्फसाइज करना है सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को और इनइक्वालिटी को रिमूव करना है। रिच और पुअर में भेदभाव नहीं करना, उनको इक्वल बनाना है और वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करना है। सेक्युलर का मतलब है कि किसी भी रिलीजन को हमने प्रमोट नहीं करना, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके कीवर्ड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंग्रेडिएंट जो है, ये वर्ड कैसा है। इंग्रेडिएंट वर्ड से आप ऐसे समझो कि आपको इसको लर्न करना है ना, तो मैं आपको इसको इस ट्रिक के साथ लर्न करवाऊंगी। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे समझो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक केक है। ओके, और इसके अंदर जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल जो है वो क्या है? रेसिपी है, ठीक है। रेसिपी यानी कि इंट्रोडक्शन है कि इस केक में क्या क्या डलेगा। अंडरस्टूड। उसके बाद इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं इसके? जैसे सोवेरन है, ठीक है, ये एक फाउंडेशन है जिसको आप समझोगे कि ये केक बनाने के लिए फ्लोर आटा है, ठीक है, ये इसका फाउंडेशन है। देन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ये आपकी शुगर है और ये मीन्स एम्पावर करती है लोगों को, क्योंकि शुगर के बिना केक का क्या ही स्वाद होगा, ठीक है। उसके बाद आपके वर्ड आते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट। ये सारे के सारे क्या हैं? ये पर्पस देते हैं और फ्लेवर देते हैं केक को। वनीला फ्लेवर, आपका चॉकलेट फ्लेवर, तो ऐसे करके ये फ्लेवर देते हैं। देन फ्रेटर्निटी की बात करें तो ये क्या है? इसको जोड़ के रखना। अगर हम इसको आइसिंग नहीं करेंगे तो ये केक पिघल जाएगा, तो यानी कि यूनिटी एंड डिग्निटी की बात करता है ये। तो आई होप आप इसके इंग्रेडिएंट को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो देन मूव करते हैं हमारे कीवर्ड की तरफ। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड को रिफ्लेक्ट करता है, इसकी कोर फिलोसफी को बताता है, इसके आइडियल्स को बताता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसीलिए प्रियम्बल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब है कि इंडिया इंटरनली सुप्रीम है, एक्सटर्नली फ्री है। इंडिया किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है। सोवरेन का मतलब क्या है कि इंडिया इज नीदर डिपेंडेंसी नॉट डोमिनेंट ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि सोवरेन का मतलब होता है कि किसी पर निर्भर नहीं है, फॉरेन कंट्री इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से चलता है। अगर हम इसको ऐसे समझें इंटरनली, सोवरेन जो मैंने आपको बता दिया कि अंदर और दोनों मीन्स अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी स्वतंत्रता है इसको। इंटरनल सोवरेनिटी की बात करें ना हम, इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हमारे देश में कानून क्या बनना है, कोर्ट कैसे चलेगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ें इंडिया ही डिसाइड करेगी, इंडिया की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, बाहर का कोई भी फॉरेन कंट्री नहीं करेगी। एक्सटर्नल की बात करें हम तो एक्सटर्नल का मतलब होता है कि देश अपने फॉरेन रिलेशन को अपनी मर्जी से ही तय करेगा, इसमें किसी बाहर के देश का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा लगेगी कि ब्रिटिश क्राउन
से बाहर निकलने के बाद भी इंडिया ने ब्रिटिश क्राउन में रहने का फैसला क्यों किया, यानी कि कॉमनवेल्थ में क्यों आया। तो 1949 में इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि हमें फुल मेंबरशिप तो मिल गई है, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, रिपब्लिकन हैं, ओके, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया ब्रिटिश क्राउन को एज अ हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी कॉमनवेल्थ। अब आप बात करोगे कि कॉमनवेल्थ होता क्या है, तो कॉमनवेल्थ एक एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन है 56 इंडिपेंडेंट स्टेट की, ओके, और इसका जो हेड है वो ब्रिटिश एम्पायर है। अब ब्रिटिश एम्पायर का हेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन कंट्रीज पर दबाव डालेगा, ये फ्री है, ठीक है। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट और 1950 में रिपब्लिक हुआ, यानी कि अब कोई भी हेड किंग और क्वीन नहीं होगा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा। देन 1949 में एक लंदन डेक्लरेशन हुई थी, लंदन डेक्लरेशन, और यहाँ पर इंडिया ने अलो किया कि हम कॉमनवेल्थ में रहेंगे बट एज अ रिपब्लिक रहेंगे, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो सिंबॉलिक हेड होगा, सिंबॉलिक हेड बनेगा, बट वो किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। अगर हम बात करें ना कॉमन फीचर्स की, इंडियन इंपोर्ट कॉमनवेल्थ के फीचर्स की, तो देखिए इसका फीचर क्या है। पहला, वॉलंटरी मीन कि इन कंट्री में कोई भी चाहे तो कॉमनवेल्थ में कोई कंट्री चाहे तो आ सकती है, जुड़ सकती है, और जिसको जाना है वो बाहर जा सकती है, ठीक है। इक्वल स्टेटस मिलेगा सभी को, ठीक है, सारे के सारे नेशन जो हैं वो इक्वल हैं, और इंक्लूडिंग इंडिया भी। उसके बाद नो लीगल बाइंडिंग, ये कोई भी लॉज बनाए, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों पर इन्होंने काम किया है। जो भी डिसीजन ले वो लीगली बाइंड नहीं है किसी भी कंट्री पर। उसके बाद आता है ब्रिटिश क्राउन एज ए सिंबल, ब्रिटिश क्राउन इज सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक हैं। क्यों सिंबॉलिक हैं? क्योंकि किंग और क्वीन यूके की वो सिर्फ हेड होंगे कॉमनवेल्थ के, किसी भी गवर्नमेंट के हेड नहीं होंगे। इंडिया रिमेन सॉवरेन, इंडिया जो है वो सॉवरेन ही रहेगा, इंडियन जो है वो सॉवरेन रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इंडिया के इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग में। और अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या रखे हैं इन्होंने रखे हैं डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे। अभी यहाँ पर जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी ना, तो मेरे मन में ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म उठा कि जिन्होंने इतनी कंट्रीज को लूटा, अब वही डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि हम प्रमोट करेंगे। तो ये यही बात हो जाती है ना कि 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, कुछ ऐसा मुहावरा यूज किया जाता है कि इतने बुरे काम करने के बाद ये प्रमोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। चलो, टाइम चेंज हो गया है, ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें भी चेंज हो गई हैं, तो अब ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, सपोर्ट करती हैं डेवलपमेंट को और ह्यूमन राइट को, एनकरेज करती हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, और इनका जो है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है सभी नेशन को, ओके। तो अभी बात आती है कि जो ये कॉमनवेल्थ है क्या ये एक पॉलिटिकल और लीगल अलायंस है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ये कोई पॉलिटिकल और लीगल अलायंस नहीं है यूरोपियन यूनियन और नेटो के जैसे। ये एक कल्चरल, हिस्टोरिकल और डिप्लोमेटिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग है। तो इट हैज़ अ पावर, नो पावर, किसी को भी ये पावर नहीं कर सकता, किसी पर अपने रूल्स इम्पोज नहीं कर सकता। तो ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट सॉवरेन का।
ओके, कीवर्ड। नेक्स्ट कीवर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का जनरली मीन क्या होता है? सोशलिस्ट का मीनिंग है समाजीकरण, यानी कि सोशलिस्ट टर्म पहले ऐड नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट करके इसको एड ऑन किया गया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के पीरियड के इमरजेंसी पीरियड के दौरान। 42nd अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट कंटेंट को ये बोला जाता है कि 42nd अमेंडमेंट से पहले डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं था, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये इसका कॉन्टेक्स्ट जो है, सॉरी, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो पाया जाता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो 42nd के बाद इसको रिटर्न में लिखा गया। और इंडियन सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब हम दोनों में फ़र्क समझते हैं कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म में और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या फ़र्क है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो होता है उसमें क्या किया जाता है, नेशनलाइज किया जाता है सबको, नेशनलाइज, ठीक है, कि सारी की सारी जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास होगी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी मिलके काम करता है। ओके, तो इंडियन सोशलिज्म मिक्सचर है, ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का। तो सबसे ज़्यादा ये गांधीयन सोशलिज्म है, ठीक है, ये गांधीयन सोशलिज्म को प्रमोट करता है। अगर हम इंडियन सोशलिस्ट की बात करें, इंडियन सोशलिस्ट की बात करें तो इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करना, यानी कि गैप को दूर करना रिच और पुअर के बीच में। सोशलिस्ट जस्टिस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक का बता दिया, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ओके, यानी कि रिच और पुअर के बीच का गैप खत्म करना है। सोशल इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन को जो है इक्वल करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्टेट, बेसिक नीड्स, एजुकेशन और हाउसिंग, जॉब सबको देनी है। मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम करें साथ में, किसी भी नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन के बिहाफ पर कोई भी लड़े झगड़े ना। ओके, जैसे कि मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अगर हम बात करें मेन डिफरेंस की, जो मैंने आपको अभी समझा दी है उसको रिटर्न में देखिए। अंडर कम्युनिज्म क्या होता है, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है, कि उसमें इंडिविजुअल सिटीजन नहीं होता, वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। सोशलिज्म में क्या किया जाता है कि शेयर किया जाता है इक्वली इकोनॉमिक रिसोर्सेज इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं सेक्युलर की। तो सेक्युलर वर्ड जो है वो भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किए गए हैं। अभी जो ये सेक्युलर वर्ड है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्युलरिज्म वर्ड है। अभी रिसेंटली कुछ करंट अफेयर में आया था कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, दो वर्ड जो हैं इमरजेंसी पीरियड के दौरान एंटर किए गए थे प्रियम्बल में, इसको हटाया जाए। ओपोजिशन की गवर्नमेंट कुछ ऐसी बोल रही थी। तो मैं आपके लिए एक लेक्चर अलग से, यानी कि द हिंदू की वीडियोस में उसको लेके आऊँगी, बट मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरी प्रेपरेशन भी साथ साथ में चल रही है और साथ साथ में ये मैं टॉपिक भी बनाने होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट आपको मैं करंट अफेयर के साथ रिलेट करके सेक्युलरिज्म का टॉपिक समझाऊंगी। ओके, और इसके साथ ही एक टॉपिक आया था लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म, ये भी टॉपिक आपको साथ में ही करवा दूंगी। ओके, तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर वर्ड होता है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, सब रिलीजन इक्वली होंगे। ओके, बट कई बार ना सेक्युलर को गलत
गलत समझ लिया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको द हिंदू की वीडियो में समझा दूंगी। ओके, अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि सेक्युलर का मतलब क्या है। ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं होगा स्टेट का, स्टेट सब रिलीजन को इक्वली मानेगी। ओके, इंश्योर करती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स, इक्वली प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन अंडर द लॉ। हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है, हर सिटीजन को अपनी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है। ओके, तो इसको ना आप ऐसे समझिए, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा ऐसा है कि आप ऐसे समझो कि मैं हिंदुज़्म हूँ, ठीक है, मैं हिंदू से बिलोंग करती हूँ और मैं क्या करती हूँ कि मुझे शब्द भी पसंद है सिखिज़्म के, ठीक है। अभी रिसेंटली तो नहीं, मुझे काफ़ी टाइम से ये शब्द बहुत पसंद है, बिन तुद होर जे मंगना, ठीक है। आप भी इसको सुनोगे ना तो इसके लिरिक्स इतने जो हैं सेटिस्फैक्शन देते हैं ना, इतना माइंड काम करते हैं। ऐसे समझिए कि अगर मुझ पर ये कोई लॉ बाउंड कर दिया जाए कि मैं किसी और रिलीजन के रेलिवेंट कुछ भी सुन नहीं सकती। मैं बेसिकली कुरान भी पढ़ती हूँ, भगवत गीता भी पढ़ी है मैंने, और रिसेंटली मैं गुरबानी भी पढ़ रही हूँ। तो अगर हम पर ये कोई बाउंड कर दे कि आप सिर्फ हिंदू हो तो हिंदुज़म ही, हिंदू से रेलिवेंट ही टेक्स्ट पढ़ोगे, तो ये थोड़ा वॉयलेंस वाला हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रीडम दे रखी है कि हर कोई अपना रिलीजन चूज कर सकता है। ओके, इसकी वजह से होता क्या है, एक स्टेट न्यूट्रलिटी बनती है कि गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकती रिलीजन में। ओके, और इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाता है, फ्रीडम दी जाती है रिलीजन में ग्रंटेड, यानी कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ये बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपको। ओके, सो एक बार हम आर्टिकल भी देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब आएंगे तब हम आर्टिकल्स तो करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल जो है 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हो। आर्टिकल 26 की बात करें, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप किसी भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 27 बताता है किसी भी तरह की कोई कंपल्शन नहीं है कि आप रिलीजन के बेस पर टैक्स पे करो। आर्टिकल 28 बताता है कि किसी भी रिलीजन को इंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से ये सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलर वर्ड है, वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक जो है वर्ड, ये ऑफिशियली स्टेटेड था प्रियम्बल में। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी गवर्नमेंट की जो लोगों के द्वारा चलाई जाए, यानी कि डेमोक्रेटिक का मीन होता है सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के पास होती है, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि पॉपुलेशन जो है देश के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में और इलेक्ट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों के लिए अकाउंटेबल हो। अब आप यहाँ एक चीज और समझोगे, ठीक है, जब तक मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी तो तब तक तो मेरे लिए डेमोक्रेटिक का मीन्स इतना ही था। अभी इसको आप वास्ट में समझोगे ना तो डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है। डेमोक्रेसी होती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो मैं आपको इसका डिफरेंस समझाती हूँ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। आई नो कि आप सबने ये डेमोक्रेसी तो सुना होगा, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ही लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस चीज के बारे में बता देती हूँ। इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है ना, इसमें जो एक्सपर्टाइज होती हैं, डिलिब्रेशन होती है, डिवीजन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिवीजन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि लेजिस्लेचर अलग काम करेगा और एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा और जुडिशियल अलग काम करेगा, बट है एक साथ ही, ये सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, बट इनके डिवीजन की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उसी तरह सिटीजन इलेक्ट करेगा रिप्रेजेंटेटिव को, जो
अंडरस्टैंड करेगा कॉम्प्लेक्स इशू को, इन्फॉर्म करेगा डिसीजन को। ओके, इसी की तरह ये एक बेटर मॉडर्न स्टेट है, यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो स्मॉल स्केल्स पर इम्प्लीमेंट हो सकती है, यानी कि विलेज लेवल पर, लोकल लेवल्स पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट इनडायरेक्ट जो है, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रखना बहुत ही टफ हो जाता है। अगर थोड़ा सा आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझो, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है कि रेफरेंडम कराया जाता है, रेफरेंडम कराया जाता है। ओके, प्लीबिसाइट, ओके, प्लीबिसाइट करवाया जाता है, रिकॉल करवाया जाता है, और आप इसको समझोगे एक और इनिशिएटिव भी करवाया जाता है। तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि रेफरेंडम और प्लीबिसाइट क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, इनिशिएटिव क्या होता है। बट आप इसको ऐसे समझो कि जो डायरेक्ट होती है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंट चूज किया जाता है जो सारे के सारे इश्यूज लोगों के देखता है और लोगों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के पास जाकर रेफरेंडम कराया जाता है। सबसे पहले हम रेफरेंडम को समझ लेते हैं। रेफरेंडम क्या होता है कि गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट क्या करती है, लोगों से यस और नो में क्वेश्चन पूछती है, यानी कि कोई भी प्रपोजल रखा और लोगों से पूछा कि आप इसके हक में हो कि इसके हक में नहीं हो, तो यस और नो में बात की जाती है। जैसे कि ब्रेग्जिट 2016, यूके ने एक रेफरेंडम हेल्ड किया और बोला कि आप यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इनिशिएटिव। रेफरेंडम हो गया आपका रेफरेंडम, उसके बाद आपका आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव जनरली सिटीजन के द्वारा किया जाता है कि सिटीजन कोई भी लॉ को प्रपोज कर सकते हैं, और सिटीजन किसके द्वारा करते हैं, ये पिटीशन या सिग्नेचर द्वारा, कि इंट्रोड्यूस करना है हमने न्यू पॉलिसी और लॉ को, और फिर वो लॉ जो है जो वो देते हैं वो लेजिस्लेचर में जाता है और वहां पर वोट होता है डायरेक्टली। ओके, तो जैसे यूएसए के कुछ स्टेट हैं जैसे लाइक कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में क्या है, सिटीजन ने प्रपोज किया लॉ को डायरेक्टली और वहां पर लॉ क्रिएट किया गया। ओके, देन हम बात करते हैं रिकॉल की। रिकॉल, रिकॉल भी सिटीजन के द्वारा ही किया जाता है। रिकॉल में होता क्या है कि अगर कोई जो लोगों को कोई जो लीडर है, ठीक है, आप इसको समझो कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अगर उसने रिमूव करवाना है ना, तो वो सिटीजन पिटीशन डालकर उसको रिमूव करवा सकता है, अकाउंटेबिलिटी ऐसे कह के कि वो अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि कैलिफोर्निया 2003 में क्या किया गया था कि गवर्नर ग्रे डेविस को रिकॉल किया गया था और रिप्लेस किया गया अर्नोल्ड सचवर जैनिगर के साथ। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको रिकॉल समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट वाला प्लीबिसाइट पे। प्लीबिसाइट आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करो, कुछ वर्ड होते हैं जो हमारी प्रोनाउंसिएशन में अलग हो जाते हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशन में अलग हो जाते हैं। तो प्लीबिसाइट होता क्या है कि लोगों के द्वारा वोट करवाई जाती है, गवर्नमेंट करवाता है और उनसे कंसल्ट करता है और मेजर पॉलिटिकल डिसीजन में। बट ये नॉन बाइंडिंग होता है, ये सिर्फ एडवाइजरी होता है कि लोग एडवाइज कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्लीबिसाइट जो है वो हमारे इंडिया में भी देखने को मिला था, जब यूएनओ में ये बात रखी गई थी कि हमने प्लीबिसाइट करवाना है कश्मीर इशू पर, कि पीओ के रीजन में लोगों ने किसके साथ रहना है, इंडिया के साथ कि पाकिस्तान के साथ। बट वो हुआ नहीं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पीओ के से हटी नहीं, तो ये कभी पॉसिबल हुआ नहीं। अब बात आती है कि विच इज द बेटर, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मोर प्रैक्टिकल होती है और स्टेबल होती है, जहां पर लार्ज और डाइवर्स कंट्रीज होती हैं जिसमें अलग अलग रिलीजन और अलग अलग कल्चर और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही एक मोर प्रैक्टिकल होती है।
इंडिया फॉलो करता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, बट ये साथ साथ में कुछ एलिमेंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी प्रमोट कर लेता है, मीन्स कि यूज कर लेता है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आरटीआई, ग्राम सभा, ओकेजनली रेफरेंडम भी, एक बार रेफरेंडम भी करवाया है गोवा में 1967 में। तो इंडिया ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज क्यों किया? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वास्ट है, डाइवर्स है, और जब 1947 में 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इंडिया पार्टीशन के साथ साथ पॉवर्टी इलिटरेसी में भी जूझ रहा था, तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को यूज किया गया। लो लिटरेसी और पॉलिटिकल अवेयरनेस के कारण भी एजुकेटेड और ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत थी, इसीलिए इसको चूज किया गया। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम को भी इंस्पायर्ड हुआ था हमारा इंडिया, तो इसीलिए इन्होंने इसको चूज किया। और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के लिए अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि 140 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं कि हमें न्यू लॉ चाहिए, ठीक है, उसमें से कुछ उसके ऑपोजिट होंगे, कुछ उसके मीन्स कि उसके साथ होंगे, तो ऐसे में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ट है कि यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाए, इलेक्ट किया जाए, वो डिबेट करे, ड्राफ्ट करे, फिर लॉ को पास करे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर ही की जाती है, मीन की इलेक्शन किए जाते हैं, और ये पार्लियामेंट फॉर्म जो है वो सेंटर और स्टेट में भी किया जाता है। अभी साथ में ही आपके, आई नो कि बहुत लेंथी हो गया बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अब डेमोक्रेटिक जो है वो उसके डायमेंशन भी हैं, 3 डायमेंशन है। एक डायमेंशन है पॉलिटिकल डायमेंशन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इस पर, तो सोशल है, ठीक है, इकोनॉमिक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में मतलब क्या है कि एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू वोटिंग करवाई जाती है, एक पर्सन एक वोट और एक यूथ की वैल्यू। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम भी प्रेजेंस है और ऑपोजिशन भी है। अगर आप सोचो कि मल्टी पार्टी सिस्टम ना हो, ऑपोजिशन ना हो, तो ये देश मोनार्की बन सकता है। यहाँ पर रेगुलर और फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं। ओके, सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो 3 चीज़ों पर बेस है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बिहाफ पर। फ्रेटर्निटी और जस्टिस रहेगी सिटीजन में। और डॉक्टर BR अम्बेडकर सर कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, लाइफ को जीने का एक रास्ता भी है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें, बट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक आइडियल गोल है, यानी कि इसको अभी तक इतना अचीव नहीं कर पाए, बट ये हमारा आइडियल गोल है कि हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। हमें हर सिटीजन को उसकी बेसिक नीड प्रोवाइड करनी है, फूड, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और प्रमोट किया जाता है इसको थ्रू DPSP के, यानी कि हमारे जो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। सोशल डेमोक्रेसी जो है, सोशल डेमोक्रेसी 3 चीजों पर बेस है, वो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ को हम स्लाइड में नहीं लिख सकते। तो मैं ये बोल रही हूँ ना, अपने खुद के नोट भी साथ साथ में प्रिपेयर करो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत टाइम से इसमें क्वेश्चन आते हैं। सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो 3 डायमेंशन पर ये बेस है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आपको पता है त्रिमूर्ति किसको बोला जाता है? त्रिमूर्ति बोला जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। वैसे भी ये 3 चीजें हैं, 3 वर्ड हैं, ये तीनों एक साथ एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जैसे लिबर्टी इक्वलिटी के बिना नहीं आ सकती। अगर हम सबको फ्रीडम दे देंगे, ठीक है, इक्वलिटी देंगे, बट सबके पास इक्वल रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो कुछ ही लोग सोसाइटी के पावरफुल बन जाएंगे, बाकी तो सारे दब जाएंगे। उसी के साथ इक्वलिटी
विदाउट लिबर्टी, अगर कुछ लोगों को यानी कि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, पर उनके विचार रखने, उनको रिलीजियस चूज करने, उनको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी ना हो, तो लोग फ्रीली थोड़ा सोच सकेंगे। वो तो क्रिएटिविटी, उनके अंदर से क्रिएटिविटी ही खत्म हो जाएगी। उसी के साथ जैसे लिबर्टी इक्वलिटी के बिना नहीं चल सकती, इक्वलिटी लिबर्टी के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही फ्रेटर्निटी इन दोनों के बिना नहीं चल सकती। ठीक है, अगर सोसाइटी में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अपनापन ना होना, तो इक्वालिटी और लिबर्टी साथ में नहीं चल सकती। समाज में तोड़फोड़ होगी, डिसाइडेड लोग जो हैं वो क्या डिवाइडेड ही रहेंगे कास्ट रिलीजन को लेके। ओके, तो आई होप इसके आगे भी बहुत चीज़ें हैं, अगर मैं लेंथ में जाऊंगी तो लेक्चर और ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, बट जितना मैंने आपको बता दिया है वो इनफ है। इसको अच्छे से सुने, इसको दोबारा से सुन लें, अपनी नोट्स प्रिपेयर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीन क्या होता है? रिपब्लिक होता है कि गवर्नमेंट, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें एक हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। ठीक है, हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होती, मोनार्की नहीं होती। अब इसका मीन क्या है? यानी कि किंग का बेटा किंग बनेगा, फिर उसके बेटे का बेटा किंग बनेगा, तो ये होती है हेरिडेटरी मोनार्क। ओके, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मोनार्की और रिपब्लिक में। मोनार्की होती है कि जिसमें हेड ऑफ स्टेट जो किंग होता है वो क्वीन होती है, जैसे एग्जांपल आप ले लो ब्रिटेन। रिपब्लिक में एक हेड होता है जो इलेक्टेड होता है, ठीक है, किसी फिक्स पीरियड के लिए। और इंडिया में, इंडिया भी रिपब्लिक है, इंडिया का इलेक्टेड हेड है जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, और उसकी टर्म जो होती है वो 5 years होती है। प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द इंडिया, जिसको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब बात करते हैं रिपब्लिक बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ये बोला गया है कि पॉलिटिकल सोविनिटी है लोगों को, यानी कि इसको मैं आपको सिंगल वर्ड में समझाती हूँ कि अल्टीमेट पावर लोगों के पास है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी को एब्सेंस नहीं है प्रिविलेज क्लास को, यानी ऐसे समझो कि पब्लिक ऑफिस जो है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आईएएस है, वट एवर द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल, वो किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए पब्लिक ऑफिस ओपन है। ओके, अगर हम रिपब्लिक का मीन समझें तो एक इलेक्टेड हेड है स्टेट का, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना जाएगा, फिक्स टेन्यूर है, इक्वालिटी है, पब्लिक सोविनिटी है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, विच इज द जस्टिस। जस्टिस वर्ड का मतलब क्या है कि प्रेम्बल में ये फर्स्ट आइडियल मेंशन किया गया था जस्टिस को। जस्टिस एक गोल को रिफ्लेक्ट करता है कि फेयर और इक्वल सोसाइटी हो। ठीक है, और 3 गोल्स पर डिपेंड करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यहाँ पर जस्टिस सोशल का मीन है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। फेयर इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी, वेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी सबको कमाने की, और इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। इनकम इनइक्वालिटी मीन कि अगर एक ही पोजीशन पर गर्ल भी काम कर रही है और मैन भी काम कर रहा है, मैन और वुमेन काम कर रहे हैं, तो एक ही पोस्ट पर उनको एक ही सैलरी प्रोवाइड करनी। ओके, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, इक्वल पार्टिसिपेशन करना पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, जैसे इलेक्शन, वोटिंग। इसमें ये बात आती है कि जस्टिस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जस्टिस इंश्योर करती है कि डिग्निटी बनी रहे इंडिविजुअल की, वेलफेयर स्टेट बने, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करे, और एक बैलेंस सोसाइटी बने, और बिना किसी एक्सप्लोटेशन के। और अगर हम बात करें सोशल जस्टिस की, तो आर्टिकल 14 से 18 हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है। डीपीएसपी आर्टिकल 38-39 हमें इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 हमें पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है। देन मूव टू नेक्स्ट कीवर्ड, विच इज द लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब absence of restraint on the activity of individual, at the same time providing opportunity for the development of individual and personalities। तो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। लिबर्टी का बेसिकली मीन होता है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक, स्पीक, बिलीव एंड
लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइसेस। वो अपने तरीके से सोच सकता है, बोल सकता है, विश्वास कर सकता है, अपने तरीके से रह सकता है। बट ठीक है, बट क्या है कि उसकी लिबर्टी तब तक लिमिट है जब तक वो खुद एंजॉय कर रहा है। अगर उसकी लिबर्टी की वजह से किसी दूसरे को हार्म हो रहा है, तो वॉयलेट हो रहा है, तो वो उसकी लिबर्टी नहीं कहलाएगी। ओके, तो लिबर्टी का मीन है फ्रीडम। टाइप ऑफ लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, तो लिबर्टी को इलेबोरेट किया गया है प्रेम्बल में, वेरी एसेंशियल सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेटिक इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को कोई भी लाइसेंस दे दिया जाए कि जो उसका मन चाहे वो कहे करे। जब तक तो वो अपने लिमिट तक एंजॉय कर रहा है तब तक ठीक है, बट अगर वो किसी को हार्म करे तो उसकी लिबर्टी नहीं है। आइडियल क्या है इसके? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच से लिए गए हैं। ठीक है, फ्रेंच से। देन हम बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी टर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप देखो, इक्वालिटी मीन एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोविजन ऑफ एडिक्यूट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप सोचोगे ये क्या है? इस वर्ड को हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं। थोड़ा सा पानी पी लो, इतना लंबा लेक्चर हो गया, पहली बार इतना लंबा लेक्चर जा रहा है ये। तो सबसे पहले बात आती है एब्सेंस ऑफ दी स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि कोई भी ग्रुप, कोई भी क्लास सोसाइटी में एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं गेन कर सकती, पावर नहीं रख सकती, राइट नहीं मिलेगा उसको। प्रोविजन ऑफ एडिक्यूट अपॉर्चुनिटी, यानी कि गवर्नमेंट और सोसाइटी ये इंश्योर करेगी कि पुअर, रिच, मैन, वुमेन, SC, ST, OBC, जनरल, ये सारी की सारी जो कैटेगरी हैं इनको इक्वल चांस मिलेगा प्रोग्रेस करने के में, एजुकेशन में, जॉब में, पॉलिटिक्स में, सब में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, नो अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड एक्सेट्रा। यानी कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी कास्ट के बिहेव पर, जेंडर के बिहेव पर, रिलीजन के बिहेव पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो हमें इक्वालिटी तो नहीं बताता, बट मैं आपको बता दूं कि जो हमारी दलित कम्युनिटी है, SC ST हैं, उन लोगों ने बहुत चीजें जो हैं वो फेस की हैं। आज भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, कई बार न्यूज में आर्टिकल्स आते हैं कि लोगों को जो गटर साफ करने के लिए गटर में उतारा जा रहा है। बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, नमस्ते जैसी स्कीम लाई गई हैं, बट क्या वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये चीजें इम्प्लीमेंट हो नहीं रही। लॉज तो बने हुए हैं, पर आज भी लोग जो ऐसी कम्युनिटी, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो गटर में उतरते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लाया गया कि हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे, हम उनको इक्वल लेके आ रहे हैं, सब कैटेगरी को इक्वल लेके आ रहे हैं। इसी वजह से उनको क्या दिया गया है? प्रिविलेज दिया गया है, रिजर्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो कई बार लोग रिजर्वेशन को गलत तरीके से समझ लेते हैं, बट रिजर्वेशन गलत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट है, जैसे रिमूव किया गया सर लॉर्ड को, जैसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, ऐसे जो टाइटल यूज किए जाते थे वो इनइक्वालिटी शो करते थे, उनको भी रिमूव किया गया है। ओके, तो टाइप ऑफ इक्वालिटी की बात करें, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये बोला गया है कि सबको वोट देने का अधिकार है, आर्टिकल 325 के बिहाफ पर। इलेक्शन जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में होंगे वो अडल्ट सफ्रेज के द्वारा होंगे। 326 आर्टिकल ये हमें क्या देता है? हमें आर्टिकल 326 बोलता है कि अडल्ट सफ्रेज के दौरान आप वोटिंग कर सकते हो लोकसभा और इलेक्शन में। उसके बाद आती है सिविक्स इक्वालिटी, यानी कि फंडामेंटल राइट देते हैं 14 से 18 तक हमें
उसके बाद इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है कि मेन और वुमेन को इक्वल एडिक्यूट मीन ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना है, इक्वल पे देना है इक्वल वर्क के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये कीवर्ड अभी तक जो मैंने करवा दिए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट कीवर्ड है फ्रेटर्निटी, वो जो हमारा लास्ट कीवर्ड है इस टॉपिक का। ओके, फ्रेटर्निटी का मीन क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल यूनिटी। अभी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A क्या बोलता है? हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज भी, बट अभी हम इसको कीवर्ड्स के रेफरेंस में ही समझते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन India to promote harmony of the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, sectional diversity। कि प्रमोट करेंगे हम कॉमन ब्रदरहुड को, भाईचारे को सभी लोगों में। ओके, तो ये हमें ये बताता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें सबके साथ मिलके रहना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? नेशनल यूनिटी प्रमोट होती है, सोशल हार्मनी बनी रहती है, डिग्निटी मिलती है, मान सम्मान मिलता है हर एक को, और देश की इंटीग्रिटी बनी रहती है। ओके, तो प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी दो चीजों पर रहती है, एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये थे आपके कीवर्ड्स जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाए हैं। मुझे लगता है कि किसी ने इतने डिटेल में बताया नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने डिटेल में इसको 3 दिन लगाकर समझा है। तो मेरा ये फर्ज बनता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है कि मैं आप सबको भी उसी तरह से समझाऊं जिस तरह से मैंने समझा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। अभी लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, तो इसको मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल की बात करें तो जो हमारा प्रियम्बल है वो फिलोसफी बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियाज बताता है, आइडियल सिद्धांत बताता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है ये बताता है, गाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये चीज बताता है। ऑब्जेक्टिव बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के गोल क्या है, इम्बॉडीमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बताता है। मोरल पॉलिटिकल कंपस को सिटीजन और स्टेट के बीच में बताता है कि मोरल क्या है, उसके पॉलिटिकल कंपस क्या क्या है। तो सिग्निफिकेंस के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सर अलायदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस करता है, ये थॉट है, ड्रैम्ड है सो लॉन्ग। ठीक है, उसी की तरह के.एम. मुंशी बताते हैं कि ये प्रियम्बल एक हॉरोस्कोप है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। उसी के साथ पंडित ठाकुर दास भार्गवा ये कहते हैं कि प्रियम्बल एक मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी है। ठीक है, इसी तरह सर अर्नेस्ट बार्कर जो इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी रहे हैं वो बताते हैं प्रियम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको कि प्रियम्बल की ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले केस आया था बीरूबेरी केस, यूनियन केस 1960 में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल गोल और आइडियाज तो बताता है, बट ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट फिर केशवानंद भारती 1973 में केस आता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रियम्बल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, और ये क्या बताता है, एक इम्पोर्टेंट प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये बेटर स्पेशली वैल्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से इन्होंने बोला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, आर्टिकल 368 लगाकर चेंज तो कर सकते हैं, बट हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। ओके, तो इसके बाद एक केस और आया था LIC केस जो 1995 में आया था। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था
कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रेम्बल। ओके, उसके बाद हम बता देते हैं कि अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रेम्बल है ना, उसमें अमेंडेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 लगाकर। अभी तक जो की गई हैं वो एक ही बार अमेंडमेंट की गई हैं, 42nd अमेंडमेंट की गई है, जिसमें हमने 3 वर्ड ऐड किए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप कि आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा आपको आपका प्रेम्बल। क्योंकि जब मैंने प्रेम्बल को देखा था तो मुझे लगा था, आज से शायद 2-3 साल पहले मैंने सोचा था कि ये तो सिंपल सा है, मैंने तो कभी इसको एनालाइज ही नहीं किया था। अभी आपको पढ़ाने के टाइम एनालाइज किया तो बहुत वास्ट एक्सप्लोरेशन थी इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे भी पढ़ते टाइम बहुत इंटरेस्ट आया और आई थिंक कि इतना अच्छा लेक्चर मैंने अभी तक कभी डिलीवर नहीं किया होगा जितना मैंने अपना इतना 100% दिया इस लेक्चर में। तो एक चीज़ और है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर एक वर्ड पूछा जा सकता है 26 नवंबर। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ओके, ये आपने याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।